वेलकम टू इकोन डिकोडिंग। ये एमबी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का है उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसमें ये पार्ट उसका थर्ड है। तो पार्ट थर्ड में आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट वन पार्ट टू ये पार्ट थर्ड है। फिर देखते हैं इसमें। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इकोन डिकोडिंग इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। Which are the variable in multiple linear relation? तो multiple linear relation क्या है? one dependent variable and more than one independent variable. एक मान लिया y is a function of income is a function of कुछ हो इधर, तो इधर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पर? डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट जो है ये मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है मल्टीपल रिलेशन में। और जब मल्टीपल रिग्रेशन नहीं होता, केवल रिग्रेशन होता है तो वन फंक्शन होता है, तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। डंपिंग इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू टू मार्केट। दिस इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसका है? डंपिंग इज द, तो ये स्टेटमेंट है वाइनर। डंपिंग रिफर्स द प्रैक्टिस वेयर द कंपनी सेल द। इसमें डंपिंग में क्या होता है, जो दो कंट्री, कोई भी कंट्री है तो वो क्या करती है, अपनी मार्केट तो कम प्राइस पे, अपने मार्केट में ज़्यादा प्राइस पे बेचती है, लेकिन वो बाहर बाहर के मार्केट में कम कम प्राइस पे बेचते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन को खत्म करना चाहती है और मोनोपोली को करना चाहती है। तो डंपिंग में ऐसा कुछ किया जाता है। ठीक है। गेम थ्योरी इज यूज सॉल्व व्हिच मार्केट प्रॉब्लम। गेम थ्योरी जो है ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का प्रॉब्लम है। मतलब ओलिगोपोलिस्टिक जो थ्योरी होती है वो गेम थ्योरी होती है। मतलब गेम थ्योरी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर आता है, जिसमें दो जिसमें ये मान लिया जाता है कि दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दोनों चोर हैं, और दोनों चोर हैं तो ऐसा कुछ कन्फ्रेंस करना है, कन्फ्रेंस नहीं करना है, तो ये उसका मार्केट का पार्ट है और वो गोली का। ठीक है, तो इसमें सब चीज दो दो ऐसा कुछ लेकर चलता है। विच इकोनॉमिस्ट हैज रिटन दी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसने दिया था? बामिल ने दिया था इसको। द रियल कास्ट टर्म ऑफ ट्रेड हैज बीन डेवलप बाय। रियल कास्ट टर्म ऑफ ट्रेड को किसने डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया टॉसिक। टॉसिक नहीं है, ठीक है। टॉसिक की थ्योरी तो क्या है? टॉसिक की थ्योरी है, नहीं एक मिनट, टॉसिक क्या दिए थे? टॉसिक जो दिए थे हमको लगता है, जहाँ तक है उन्होंने दिया था नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड गिवन बाय आई थिंक टॉसिक। ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि हाँ यही है कि नहीं। और जैकब वाइनर, वाइनर ने क्या क्या दिया था? जैकब वाइनर ने क्या था? एक मतलब रियल कास्ट टर्म ऑफ ट्रेड गिवन बाय जैकब वाइनर। ठीक है। डोरेस का तो पता है, इनकम वाटर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड गिवन बाय डोरेस। ठीक है। तो जैकब वाइनर रियल कास्ट टर्म ऑफ ट्रेड गिवन बाय। ये मैक्सिमाइजेशन करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब ये वाला फंक्शन क्या है? एक्स है और ये x2 है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसमें जो 10 और 15 वाली वैल्यू रखने पर क्या होगा? ये मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, ये फंक्शन मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये वो सरल क्वेश्चन था। खोज रूट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सबसे पहले कौटिल्य ने लिखा। ये इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। एशियन टाइम में जब नंदा डायनेस्टी पर कब्जा करना हुआ चंद्रगुप्त के माध्यम से, चंद्र तो इन्होंने उस समय क्या अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने बताया कि इस राज्य को चलाने के लिए, तो ये जो अर्थशास्त्र था ये पॉलिटिक्स से भी संबंधित था, लेकिन उसमें क्या होता है, तुमको पैसे की भी आवश्यकता होती है फाइनेंशियल रूप से, तो उसी समय लिखा गया था। ठीक है। अभी तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन ये आंसर नंबर इसका ये सही है, क्योंकि क्या लिखा? पूर्व अर्थशास्त्र। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑप्टिकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कंसीडर बाई। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है? एक बाधा है, एक ऑप्टिकल्स है। तो किसने बोला था? ये गुरनाम मंडाल ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किसने प्रोपाउंडेड किया, किसने दिया? तो ये प्रोफेसर समसन ने दिया। अकॉर्डिंग टू केन्सियन एग्रीमेंट डिमांड फंक्शन डिपेंड अपॉन। केन्सियन एग्रीमेंट डिमांड फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? कुछ ऐसा होता है, और यहाँ कंजप्शन होता है और यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। केन्सियन डिमांड फंक्शन डिपेंड अपॉन कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है।
पोर्टफोलियो 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 बैलेंस पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच प्रेजेंटेड बाय जेम्स टोबिन फ्रेजर। इसमें जो जेम्स टोबिन आए थे उन्होंने बताया था कि मनी एज अ स्टोर वैल्यू, मनी मनी में एक स्टोर वैल्यू होती है। इसमें और बहुत चीज बताए थे, लेकिन इनका मेन मेन था कि मनी इज अ स्टोर वैल्यू। क्या लिखा है, कैपेबिलिटी एंड पॉवर्टी आर इन रिलेटेड हु डेवलप दिस थ्योरी। कैपेबिलिटी अप्रोच होना चाहिए, कैपेबिलिटी पार्टी। ये अमर सेन ने दिया, जो कैपेबिलिटी अप्रोच है इसको गिवन बाय किसने, अमर अमर सेन ने दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने गरीबी की परिभाषा ये दिया कि कैपेबिलिटी मतलब हम कुछ, ये हम कैपेबल नहीं है, कोई चीज़ खरीदने में हम सक्षम नहीं है तो गरीब है। उन्होंने बताया, बहुत लग्जरियस रूप से नहीं बात किया, लेकिन ऐसा बात किया कि हम हमको जो चीज़ हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं, इन्होंने गरीबी की परिभाषा ही बदल दी। हम लोग मानते हैं कि हमको राशन नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा, तो ऐसे गरीब नहीं। फिर इन्होंने क्या बोला, कैपेबिलिटी, आप कैपेबल हो, इस कोई चीज़ पाने के लिए कैपेबल नहीं तो आप क्या गरीब हो। द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक आर नाउ, जो इंटरमीडिएट कोऑपरेटिव बैंक है वह सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक का मतलब ये नहीं है कि आरबीआई की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक मतलब की हुआ जो स्टेट में सेंट्रल बैंक होगा, जैसे कोई रूरल रीजनल बैंक होंगे, तो रूरल रीजनल बैंक को जो कंट्रोल करेगा उसी बीच में क्या होगा, सेंट्रल बैंक होगा। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में कोई बैंक है, जिला में कोई बैंक है, तो एक सेंट्रल बैंक और बैंक कंट्रोल करेगा, तो सेंट्रल बैंक की बात इस तरह होगी। ठीक है। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, तो फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, एजे फ्रैंक है। इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी में कौन कौन है, ये 1950 के आसपास थ्योरी आती है, जिसमें अराउंड 1950 द रिएक्शन सम अर्लिएस्ट थ्योरी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी आज पॉपुलर। ये 1960 में पॉपुलर हुई थी, आती है 1950 में, पॉपुलर 1960-70 में होती है। जिसमें कौन कौन है इस थ्योरी से जो रिलेटेड है, उसमें क्या है, प्रेमजीत सिंगर है, पाल बर्न है, पाल सुजी है, और सी फर्टेडो है, EFH कार्डोस है, गुरनाम मिडाल है, एजी फ्रैंक है, और गिरबिन एंड बिल बरन है। तो ये सभी को नाम है जो है, समीर अमीन भी होना चाहिए, कहाँ पर है, इसमें समीर अमीन का भी नाम होना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट में है, तो इसमें समीर अमीन भी है, ये यहाँ पर समीर अमीन। तो इतने लोग का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब इससे रिलेटेड है, तो कुछ भी पूछ सकता है, आप ऑप्शन देखकर वहां से लगाना होता है। ठीक है। अच्छा, पाल बर्न भी है, क्योंकि पाल बर्न इसमें है, ये पाल बर्न, पाल बर्न भी है। तो मेन propounded of dependency theory are the previous single Paul Silji, Andre Gurusev Planck। इसमें ऑप्शन पाल बर्न भी है, इसका ऑप्शन आंद्रे गुरसेफ प्लैंक। देखो क्या मानता है एमपीएससी, अब वे इसके अकॉर्डिंग पाल बर्न भी है, एजी फ्रैंक में है। द कंपोनेंट ऑफ टोटल मनी सप्लाई इज कंट्री, कंपोनेंट ऑफ टोटल मनी कंट्री सप्लाई, तो ये डिपेंड, ये क्या है, कंट्री मनी, क्या करेंसी मनी एंड डिपॉजिट मनी का। तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, कि इसमें क्या लगेगा, लीगल टेंडर मनी। तो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई कभी भी लीगल टेंडर मनी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ लीगल टेंडर मनी। करेंसी जैसे हम पढ़ते हैं तो C+D प्लस अदर डिपॉजिट, ऐसे होता नहीं है फार्मूला। तो सी क्या है, करेंसी, एंड डिमांड डिपॉजिट, ये अदर डिपॉजिट की बात नहीं करिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, नियर मनी, सब कुछ। इन रिग्रेशन एनालिसिस गुडनेस ऑफ फिट इज आइडेंटिफाई, आर स्क्वायर से गुडनेस ऑफ फिट फाइंड किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। द मेन काजेज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू गुरनाम मंडाल, तो क्या है, स्ट्रांग बैकवर्ड इफेक्ट एंड द वीक स्प्रेड इफेक्ट होता है, जिससे हम क्या होते हैं, रीजनल इनइक्वालिटी पाई जाती है। इसका मतलब ये कहते हैं कि जब हम किसी डेवलप कंट्री से ट्रेड करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमको स्ट्रांग बैकवर्ड इफेक्ट मिलेगा, बेकार इफेक्ट मिलेगा। लेकिन उससे ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल जाए, लेकिन उससे ट्रेड कर रहा है, उसमें आवाजाही लगा रहता है, तो उसमें थोड़ा बहुत स्प्रेड इफेक्ट मिल जाता है, क्योंकि हम कच्चा रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हु इज द फर्स्ट यूज द मल्टीपल इकोनॉमिक्स, अच्छा मल्टीपल मल्टीप्लायर वाली का है, आगे उसमें कट गया है तो पूरा।
तो हु इज द मल्टीप्लायर इकोनॉमी, मल्टीप्लायर का इकोनॉमिक्स में किसने यूज किया? तो मल्टीप्लायर का जो इकोनॉमिक्स में यूज हुआ था उन्होंने ये किए थे आर एफ खान ने जो मल्टीप्लायर का यूज किया था और रोजगार गुणक मल्टीप्लायर या एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का यूज किया था, ठीक है। और ऐसे मल्टीप्लायर का यूज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज कीज ने किया था और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का यूज आर एफ खान ने किया था, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आता है, ठीक है। जैसे वन अपान वन माइनस सी फिर वन माइनस, तो यहाँ व्हाट आर दी ओरिजिन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन फैक्टर डेवलपमेंट क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी देखने में सही लग रहा है, बस ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही है। कैसे सही है? अब इसमें हिंदी में देखिए, अरे विकास के तीन मूल तत्व कौन से हैं? यहाँ ओरिजिन लिखा है, इसको इंग्लिश में देखिए ओरिजिन। ओरिजिन मतलब शुरुआती दौर। तो शुरुआती दौर क्या है? विकास का मूल तत्व क्या है? टिकाऊपन होना चाहिए, आत्मसम्मान, दासता से मुक्ति होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सब्रिट्यूट मतलब दासता से मुक्ति। क्योंकि वर्जिन कह रहा है शुरुआती दौर में जो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? दासता से मुक्ति होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, दासता से मुक्ति होना चाहिए, ये सब होता है डेवलपमेंट, ठीक है, शुरुआती दौर में। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर पूछा नहीं, तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़े तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर क्या होता है? देखिए ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में फैक्टर कास्ट प्लस कुल अप्रत्यक्ष कर या टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो मार्केट प्राइस निकलता है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी फैक्टर कास्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है जीडीपी फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको लिख सकते हैं, या टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस कर दिए तो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स या शुद्ध निबल कर। तो ऐसा भी ऑप्शन में होगा तो सही है, ऐसा ऑप्शन में था नहीं तो ये भी सही होगा। The initial decline in the average cost due to, initial decline average cost due to किसके कारण होता है? तो decline in the average fixed cost, decline is the initial decline in the average cost due to, शुरुआती दौर में जो initial decline होता है किसके कारण होता है? तो एवरेज फिक्स कास्ट के कारण इनिशियल डिक्लाइन होता है, ऐसे। वन हुईच डेट्स, अच्छा G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच 2023 में होता। हुईच डेट्स ऑफ G20 18th समिट वाज हेल्ड इन इंडिया, ये भारत मंडपम में किया गया था। जो 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 के बीच किया गया था। 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 भारत मंडपम दिल्ली में गांधी गांधी मैदान, प्रगति मैदान में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल। इन डिमांड फंक्शन इतना, डिमांड फंक्शन इतना है और x बराबर 3 है, तो इस पर कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो यहाँ पर हमने निकाला है, देखिए ये हमारा क्या है? ये डिमांड फंक्शन है और कंज्यूमर x बराबर 3 है। सबसे पहले हम p निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ फार्मूले में कंज्यूमर सरप्लस बराबर क्या है? p इंटू डी एक्स। ये जो डिमांड फंक्शन है इसका डिफरेंशियल करेंगे और उसके बाद प्राइस मतलब p और x हमको चाहिए, तो प्राइस निकाल लेंगे। प्राइस कितना आ गया? 20 और x बराबर 3 है। x बराबर 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर x बराबर 3 दिया है, ठीक है। ये और p बराबर 20 हम निकाल लिए। x बराबर 3 जब देंगे तो p बराबर 20 निकल जाएगा। अब इसको फार्मूला में हम रखकर क्या कर दिए? ये फार्मूला है, जैसे यहाँ p की वैल्यू डाल दिए, p बराबर इतना, तो p बराबर इतना है डालकर इसका डिफरेंशियल करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर टोटल वैल्यू फिर लास्ट में 27 आ जाएगा। इसको आप देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है? इसमें निकालना है हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फार्मूला क्या है? पाई बराबर टी आर माइनस टी सी या एम आर बराबर एम सी, इसके कंडीशन है, ठीक है। तो पी हमको दिया था, पी मतलब ए आर होता है, या जो ए आर लाइन होता है उसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो पी बराबर ए आर, तो टी आर में कन्वर्ट करेंगे तो ए आर में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी आर निकल जाएगा। और टोटल कास्ट हमको दिया ही है, कितना टोटल कास्ट कितना है? तो पाई बराबर टी आर में टी सी कर देंगे, तो इस करने के बाद फिर पाई का हम डिफरेंशियल कर देंगे। लास्ट में एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर 7 आएगा। तो एक्स बराबर 3 ऑप्शन में दिया है, एक्स बराबर 7 है ना, इसका मतलब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ये सही है। फार्मूला फार्मूला ऑफ मींस द डिस्पर्सन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपसे सही है।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1/12, ये ऑप्शन सही है। और क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन, ये ऑप्शन सही था। देखिए ये ऑप्शन हमको पहले ही मिला है, जब हम वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर बी सही है। What significant change occurs the third phase of Ranis phi? रानिस फाई मॉडल रानिस फाई मॉडल बोलता है कि थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में क्या होगा कि सरप्लस लेबर एडजस्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, सपोर्टिंग क्या इंडस्ट्री के कारण क्या होगा एग्रीकल्चर में, थर्ड फेज में क्या होगा कि सरप्लस लेबर एडजस्ट हो जाएगा। और फर्स्ट फेज में क्या होता है कि सरप्लस लेबर बहुत होता है। फर्स्ट फेज क्या होता है? एग्रीकल्चर है द सरप्लस लेबर लीडिंग टू डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। फर्स्ट फेज में क्या होता है? इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में लेबर सरप्लस होता है। और सेकंड फेज में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिपेयरिंग टू ग्राउंड द इनिशियल ग्रोथ। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो लेबर होता है मतलब सॉरी मतलब सेकंड फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में जो सरप्लस लेबर रहता है वो सेकंड फेज में आने के बाद ट्रांसफर होने लगता है इंडस्ट्री की तरफ। और उसके बाद जब इंडस्ट्री की तरफ जाएगा लेबर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर कम हुआ तो उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होने लगी एग्रीकल्चर सेक्टर की। उसके बाद वो ग्राउंड वो मतलब एक प्रिपेयर करता है ग्राउंड इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, मतलब ये कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ से लेबर वहाँ जाने के बाद उसके बाद फिर थर्ड फेज में आते आते क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद रहेगा, ठीक है। which concept does एरो थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग फोकस द अचीवमेंट प्रोडक्टिविटी? तो किस पर फोकस होता है? एरो थ्योरी कहता है लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय वाचिंग, ये सब जो कुछ है ये मतलब न्यू ग्रोथ थ्योरी है और एरो का मॉडल है या लुकास का, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कहता है कि प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, बार बार करो तो उससे आप सीखेंगे। या लर्निंग बाय डूइंग या सेल्फ मतलब एजुकेशन, ये सबसे माइनर इन्वेंशन मतलब छोटा सा लघु इन्वेंशन करो उससे सीखो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ आप फॉलोइंग करेक्ट, इसमें कौन सा सही है? तो इकोनॉमिक वेलफेयर इज द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। हाँ, सोशल वेलफेयर बहुत बड़ा पार्ट, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। हाँ, सोशल वेलफेयर का एक पार्ट है, ठीक है, ना कि सोशल वेलफेयर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक वेलफेयर इज द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, कोई इकोनॉमिक छोटा वेलफेयर और सोशल वेलफेयर बड़ा, तो उसमें अंतर्गत आएगा सोशल वेलफेयर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीमेंट ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या कहता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो टू एडिशनल अमाउंट, एक नया अमाउंट इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट में एक एडिशनल अमाउंट ऐड किया जाएगा, तो क्या ऑप्शन इसमें सही है? कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कैपिटल हमको रिक्वायर्ड होता है क्या? एडिशनल यूनिट क्या कैपिटल और क्या रहे? तो कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे के अपान वो है, ठीक। तो एडिशनल यूनिट, एक यूनिट और कैपिटल चाहिए, क्या नाम है? एडिशनल यूनिट आउटपुट, एक यूनिट कैपिटल और चाहिए एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। इसके बाद कर व्हिच कंपोनेंट डिपेंड अपॉन मेनली मल्टीप्लायर साइज, मल्टीप्लायर साइज जो डिपेंड करता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर करता है। यदि हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो मल्टीप्लायर हमारा बढ़ेगा, यदि कम कंज्यूम करेंगे तो मल्टीप्लायर घटेगा। अब आप बोलेंगे सेविंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम ज़्यादा सेविंग करेंगे तो कंज्यूम कम होगा। सेविंग जो है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो डिपेंड करता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कंज्यूम पर डिपेंड करता है, ठीक। व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट इज द appropriate इन द कोई थ्योरम, कोई थ्योरम मतलब इसमें कह रहा है कोई थ्योरम में क्या इसमें सही है? तो मार्ज मतलब कि इसमें सही है जीरो ट्रांजेक्शन का, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ ही लेते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द appropriate in the Coase theorem ensuring the efficient use the resources in two side to an externality can bargaining together, ठीक है। जो मतलब इसमें कह रहा है कि इस इसमें दो पार्टी मान लीजिए उसमें बार्गेनिंग चल रहा है टुगेदर एक साथ, तो उसमें जीरो ट्रांजेक्शन कास्ट होनी चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन कास्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए
इसका ये एजम्पशन ही है। इसमें एजम्पशन में देखते हैं तो क्या होगा, ये देयर इज नो ट्रांजेक्शन कास्ट, कोई ट्रांजेक्शन कास्ट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो इनकम अथवा वेल्थ इफेक्ट, ऐसा कोई नहीं हो किसी के पास ज्यादा धन हो और तो वो मतलब जो नेगोशिएशन हो रहा दोनों पार्टी के बीच उसमें इफेक्ट डाले, ऐसा ऐसा भी नहीं करना। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। द कास्ट ऑफ नेगोशिएशन बाय द इंटरेस्टेड पार्टी टू आल्सो स्मॉल, कह रहा है जो कास्ट ऑफ निगोशिएशन होगा और जो इंटरेस्टेड पार्टी है जो उससे कर रही है उसकी जो कास्ट होगी बहुत स्मॉल होगी, बहुत कम लगेगी, ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन कास्ट जीरो होगी, इसको याद रखिएगा। और ये सब में बहुत निग्लिजिबल कास्ट होगा। फर्स्ट क्या है, इट एज्यूम दैट द नंबर ऑफ कंट्रैक्टिंग पार्टी इज वेरी स्मॉल, कह रहा नंबर मतलब जो पार्टी होगी जिसके बीच नेगोशिएशन होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वो वेरी स्मॉल होगी, बहुत बड़ी पार्टी नहीं होगी, मतलब कि उसमें 10-20 हो जाए, 1 2 3 4 ऐसे कुछ कुछ हो सकती है बस। अकॉर्डिंग टू हिक्स टेम्पल चेंजेस द टर्म ऑफ लेबर सेविंग, तो लेबर सेविंग मतलब इसमें क्या हुआ, लेबर सेविंग का मतलब हुआ कि लेबर जब हम सेव करेंगे तो क्या होगा, राइज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिलेटिव टू लेबर। इसका मतलब लेबर सेविंग क्या हुआ, जब हम लेबर को कम करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, या लेबर को बढ़ाएंगे तो उसकी बढ़ती, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फिर कैपिटल की बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर अब बोलो तो आगे क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अभी तो है और क्वेश्चन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड व्हिच आर द मार्केट मोनोपोलिस्टिक में पाया जाता है। और जीरो बेस्ड बजट किसने दिया था, पीटर पायर ने दिया था। परचेजिंग पावर कब आया था, 1920 में आया था, गुस्ताव कैसल। का स्क्वायर टेस्ट जो है कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन आप विर्थ अर्थमेटिक में नहीं करती। हु डिटरमाइन द प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। इंडस्ट्री क्या होती है, ये प्राइस डिटरमाइन करती है। फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है। ईच एजेंट मेकिंग वन चॉइस इज स्टेपिंग दिस इज कार्ड। इस कोई ये कोई एजेंट, प्रत्येक एजेंट, ईच एजेंट मतलब प्रत्येक एजेंट जो चॉइस ले रहा है उस पर स्टिक है तो उसको क्या बोला जाएगा, प्योर स्ट्रेटजी बोला जाएगा। जब कोई एक एजेंट की बात होता है तब डोमिनेट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। एक नंबर एक क्वेश्चन और 126 नंबर, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिमांड करता है वो तो अच्छा खुश है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है सप्लायर से। इसका मतलब जो ज्यादा टैक्स होगा सप्लायर के ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है, उसको उतना सप्लाई करना ही पड़ेगा, तो टैक्स वही सहेगा, अदरवाइज लेंगे नहीं क्योंकि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है। ये बहुत एक्सप्लेन करने वाली टॉपिक है, कभी इसको हम वैसे वीडियो में करेंगे जब बनाएंगे मतलब कोर्स के लिए, तब। ऑप्शन नंबर बी सही। The central the central value which divide this series into two equal parts, तो मीडियन डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में ऐसे, ठीक है। बाकी कोई डिवाइड नहीं करेगा, ये तो मीन है, ये सभी मतलब जो सभी वैल्यू है उसका रिप्रेजेंटेशन लेता है, तो ये करता है कोई एवरेज बीच में आता है, बट ये डिवाइड नहीं करता टू इक्वल पार्ट में। मोर तो फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी नहीं करेगा, तो मीडियन ही करेगा। इसमें क्या है, प्लानिंग कमीशन, दी ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी दिस स्टेटमेंट प्लानिंग कमीशन, ये स्टेटमेंट किसका है, प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है प्लानिंग कमीशन का। टू डाइवर्स द क्रेडिट फॉर मेकिंग पब्लिक डेब्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ, ये केस बोले थे जो पब्लिक डेब्ट के बारे में, ऐसे कि हम पैसा कहाँ खर्च करें, मतलब ये जो क्रेडिट है ये पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है, तो ये केस का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका इसका मोस्टली लोगों ने 99% लोगों ने आंसर सी बोला है कि इसका आंसर सी होगा, बट इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी नहीं होगा। हमने ऐसा कहीं देखा नहीं कि मतलब गूगल पर तो ऐसा लिखता, गूगल मतलब गूगल पर सर्च करने पर तो सी ही लिख देगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। कैसे ये होगा हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए होगा, ठीक है। कह रहा है द कंज्यूमर कैन आइदर बाई यक्स गुड्स, कंज्यूमर क्या है, कैन आइदर बाई, कैन कर सकता है आइदर या तो बाई यक्स गुड्स, अदर अदर रिटेन हिज अदर रिटेन हिज मनी इनकम इज अंडर कंडीशन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ रिमेन्स रिटेन क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि या तो वो बाई करेगा, अदर
मतलब यक्स गुड्स हो, अथवा क्या करेगा, रिटेन हिज मनी इनकम अंडर दिस कंडीशन। क्वेश्चन कुछ सही नहीं किया, इसमें कुछ ऐसा है कि या तो इनकम वो सेव करेगा या तो बाई करेगा, ठीक है। अच्छा, रिटेन हिज मनी इनकम, या तो वो मनी को क्या करेगा, सेव करेगा, दिस कंडीशन इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एम यू एक्स अपान पी वाई होना चाहिए, ऐसा इसको हिंदी में देखे तो उसमें थोड़ा सही लिखा है, रिमेन होना चाहिए, रिमेन हिज इनकम मनी। देखिए इसमें हाँ ये ठीक है, ये रिटेन मतलब होता है कि मतलब सेम रखेगा, या तो इनकम या तो क्या करेगा, गुड्स को बाई रखेगा, मतलब खरीदेगा, या रिटेन मतलब इनकम को सेम रखेगा या बनाए रखेगा, अदर गुड्स पर खर्च नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन यही सही हुआ ना, तो अदर गुड्स पर खर्च करता या खर्च करने की कंडीशन देता, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। या तो यस गुड्स को बाई करेगा, या तो इनकम को सेव कर लेगा, वाई मतलब अदर गुड्स वाई वाई पर ये सब पर खर्च खर्च नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, एम यू समान पी एक्स। एक गुड्स के लिए ऑप्शन नंबर ये सही है, दो गुड्स के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन यहाँ एक गुड्स की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अभी कितना है तो नहीं हो रहा। who is hypothesis propounded the inverted hypothesis is Simon Kuznets ने दिया था। साइमन कुजनेट द रिलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसको याद कर लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस साइमन कुजनेट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द एस्टेब्लिश, तो वन ने ये रीजनल रीजनल बैंक है 1970-75 में इसके इसको एस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट इज द कंट्राडिक्शन इफेक्ट ऑफ हाइपोथेसिस बाय पिकअप वॉइसमैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि क्या होता है, ये हाइपोथेसिस इज सजेस्टिंग द ग्रेजुअल ग्रेजुअल धीरे धीरे इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ठीक है। व्हेन व्हेन वाज द यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 में सेटअप होता है। इनपुट आउट मॉडल कब आता है, 1951 में आता है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग दिया था, एलवी कंट्रोविच ने दिया था। द मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्शन अडॉप्ट सेंट्रल बैंक तो क्रेडिकल। देखिए डायरेक्ट एक्शन जो है ये आता है मोरल सियोसन, ये सबके अंतर्गत आता है। ये मतलब बैंक जो है, आरबीआई यदि कोई चीज कोई बैंक नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है, क्या है, क्वालिटेटिव मेथड ना कि क्वांटिटी मेथड। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए यहाँ पर खत्म हो जाएगा 150 नंबर क्वेश्चन तक। The date of which of Reserve Bank ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 पर होती है, और वहीं से काम एक मतलब 34 में होती है, 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस द सुपीरियर विल बी, आई थिंक ये ऑप्शन बहुत होगा कि लेबर इंटेंसिव होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिए। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डिटरमाइन, तो ये दोनों डिटरमाइन करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर से होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से भी होता है। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर जो इकोनॉमी जनरेट कर रही है तो वो तो हो रहा है, पैसा जनरेट करे, और जो नहीं जनरेट कर रहे हैं उससे भी होता है ग्रोथ, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से होता है। which which among the following the correct according the neoclassical always bottlenecks growth lack of technology। neoclass का मतलब ये lack of technology होगा, तो इससे bottlenecks growth होगा, मतलब सप्लाई हम उससे बेहतरीन ये सब नहीं कर पाएंगे, तो lack of technology कारण bottlenecks growth होता है। इन द केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होता है, ठीक है। supply periods is on demand, this statement given by supply periods is on it's on demand, this statement given by जेबी से, स्टेटमेंट किसका है, जेबी से का है, ठीक है। 150 कंप्लीट कंप्लीट 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया, और पार्ट 3 में हमने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइए किस टॉपिक को आपको पढ़ना। अब पेपर सॉल्व तो ये कर रहा है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन करते करते चलेंगे, ऐसे कोई कोई क्वेश्चन मतलब कोई कोई चैप्टर या चैप्टर वाइज भी करते चलेंगे, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। लेकिन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, ऐसे कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसको आप मेंशन करेंगे ये कमेंट में, तो हम उसको बेहतर तरीके, या टेलीग्राम में तो ओपन नहीं है
कमेंट करने के लिए, तो कमेंट में कर सकते हैं या टेलीग्राम को ओपन कर देंगे, वहाँ करिएगा, तो उसके बाद हम उस टॉपिक को वीडियो बनाएंगे बेहतर तरीके से।